देखो, मानसून का मौसम जो है बहुत सुहावना लगता है, पर अपने साथ बीमारी बहुत लेकर आता है। सबसे ज़्यादा साल में बीमारी इस मौसम में आती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं। हिंदुस्तान का कल्चर है, वहाँ से मेडिसिन ली, उसने मेडिसिन दी और उसने ले ली, 5 दिन 7 दिन ली, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखते हैं फ़र्क नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो तब तक ये भयानक रूप ले लेता है, गंभीर रूप ले लेता है। कि टाइफाइड बहुत घातक भी हो सकता है अगर रिलैप्स हो जाए तो। घातक हो सकता नहीं, घातक है। टाइफाइड एक पेट की बीमारी है और इसमें डाइट का सबसे बड़ा रोल है। 75% डाइट का रोल है, 25% मेडिसिन का रोल होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र मोहन सिंह जी। डॉक्टर सत्येंद्र मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका और आपके दर्शकों का। डॉक्टर मोहन, हमने कई बार देखा है कि मानसून आते ही कई बीमारियां एकदम से इंसान के ऊपर आ जाती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। तो मानसून में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखो, मानसून का मौसम जो है बहुत सुहावना लगता है, पर अपने साथ बीमारी बहुत लेकर आता है। सबसे ज़्यादा साल में बीमारी इस मौसम में आती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी आती है वो एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिजीज़ जो है इसमें होती है, जिसमें कॉमन फ्लू होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, वायरल होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आइज इन्फेक्शन। ये सारी जो है डिजीज़ इन मौसम में ज़्यादातर आती है। अभी आपने इन्हीं बीमारियों में एक बीमारी का नाम लिया, टाइफाइड। तो आज हम टाइफाइड पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये टाइफाइड वर्ड आया कहाँ से, ये टाइफाइड क्यों होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया का नाम है, जो इसका पूरा नाम है वो साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी। एक दूसरा इसका सिमिलर बैक्टीरिया है जिसको साल्मोनेला पैराटाइफी बोला जाता है, जिसको पैराटाइफाइड भी बोलते हैं और टाइफाइड भी। 2 किस्म के बुखार हो जाते हैं इसमें और ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं सिम्टम इनके। तो इसको ये इससे नाम इनका आया है, इस बैक्टीरिया से। जैसा कि अभी आपने कहा कि इसमें नॉर्मली बुखार हो जाता है, तो बुखार तो मलेरिया में भी होता है। कैसे पता करें कि ये टाइफाइड का बुखार है या ये दूसरा बुखार है कोई? देखो, इसके लिए एक विडॉल टेस्ट आता है, विडॉल टेस्ट से करवा लेना चाहिए। और अक्सर डॉक्टर या लोग क्या होता है, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं। हिंदुस्तान का कल्चर है, वहाँ से मेडिसिन ली, उसने मेडिसिन दी और उसने ले ली, 5 दिन 7 दिन ली, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखते हैं फ़र्क नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो तब तक ये भयानक रूप ले लेता है, गंभीर रूप ले लेता है। और ये टाइफाइड एक गंभीर प्रॉब्लम है, इसको सीरियसली प्रॉब्लम लेकर चलना चाहिए। और नॉमिनल इस वेदर में जो आता है मानसून में, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी के बाद एकदम डाउन आता है, जब एकदम डाउन आता है तो सारा किस्म का बैक्टीरिया उसमें पनपता है। तो जब बैक्टीरिया पनपता है तो साथ अपनी गंदगी भी फैलती है बरसातों में, तो वाटरबॉर्न और एयरबॉर्न डिजीज़ ज़्यादा जन्म लेती है। तो इस समय हमें इनिशियल स्टेज पर जब बुखार आए तो ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, चाहे वो मलेरिया का भी करवा लो, उसमें विडाल टेस्ट भी साथ में करवा लेना ज़रूरी है। टाइफाइड होने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से होता है? जैसे कि आपने बताया एयरबॉर्न डिजीज़ है, वाटरबॉर्न डिजीज़ है, तो मतलब क्या कोई मच्छर होता है या वैसे ही बीमारी हो जाती है या बाहर का खाने पीने से होता है? नहीं, जो आपको बताया है ना, पहले बैक्टीरिया का नाम बताया, ये दोनों बैक्टीरिया ये गंदगी में पनपते हैं। और विशेष तौर पर ये बैक्टीरिया जो होता है ये सोच पर पनपता है। जहाँ कोई जानवरों की सोच सड़कों पर गिरी हुई है उसके ऊपर, जहाँ कोई इंसान खुले में कर रहा है, ज़्यादातर उसमें होता है। और क्या करता है, मक्खी मच्छर जो वहाँ पर बैठते हैं वो ही हमारे स्ट्रीट फूड जो बिक रहा होता है, घरों में, बाज़ारों में, कहीं भी कुछ सब्जियाँ हैं हरियाँ, उनके ऊपर बैठता है जाके, तो वहाँ वो नई जन्म ले लेता है। तो वो इंसान खा लेता है। कच्ची सब्जियाँ हैं, वो जब हम खेतों में बनती है तो वहीं शौच भी पड़ी होती है, तो वहाँ से वो सब्जी के ऊपर बैठता है। वो घर में हम लेकर आते हैं, उसको सिंपल धो लिया या ना धोया तो ऐसे काट कर खा लिया तो उसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा बुखार होता है, और ये सिम्टम जब ये बैक्टीरिया किसी के इंसान के अंदर चला जाता है तो उसके 6 दिन से लेकर 30 डेज तक, 30 दिन तक उसके अंदर ये पनपता अपने सिम्टम प्रोड्यूस तब करता है। ये पहले हफ्ते तो प्रोड्यूस ही नहीं करता, बहुत कम लोगों में होता है। 6 दिन से लेकर 30 दिन के पीरियड के दौरान करता है। किसको 15 दिन के बाद सिम्टम सामने आने लगते हैं, किसको 20 दिन के बाद सामने आते हैं। वो उसमें ये सिम्टम अपने प्रोड्यूस तब करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम क्या है, बुखार जो होता है, इसका बुखार जो 102 डिग्री 104 डिग्री तक चला जाता है। और इसका हाई फीवर जिसको बोलते हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, लूज मोशन डायरिया भी हो सकता है, हेडेक होगा इसमें, भूख जो है वो कम हो जाती है, पेशेंट का किसी चीज़ को काम करने को जी नहीं करता, वीकनेस बहुत आ जाती है, उसमें जी कच्चा होता है, उल्टी हो सकती है, स्किन पर सबसे बड़ी इसके बाद में रैशिश हो जाते हैं, लाल लाल रंग के डॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसे स्वेटिंग होती है, आँखों में नींद सी बनी रहती है, जैसे घुकी जिसको बोलते हैं ना, वो आने शुरू हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम इसमें मोस्टली आते हैं। अभी आपने बोला कि इसके अंदर बुखार हो जाता है। पुराने ज़माने में अक्सर जो दादी नानी है वो कहा करती थी कि अगर टाइफाइड है तो बुखार एक निश्चित समय पर आएगा, तो क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, इसको मियादी बुखार भी बोला जाता है, वारी का बुखार भी बोला जाता है, एक दिन छोड़कर भी आ सकता है, तो उसको वारी का बुखार, इसको मोती जरा बुखार भी बोला करते थे। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो पुराने बुजुर्ग बोला करते थे, वारी का बुखार इसी तरह आया करता था, इसको टाइफाइड का नाम वो भी है। जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो क्या उसका बैड इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ता है, या टाइफाइड ठीक होने के बाद भी उसका बुरा प्रभाव पड़ा रहता है? देखो बिल्कुल पड़ा रहता है। अगर इसको समय पर इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए और प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया जाए, सिम्टम के आधार पर ले लिया जाए, तो इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। कई बार हम केमिस्ट से कोई दवा लेते हैं, बुखार कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, तो उसके बाद वो अंदर से वो बैक्टीरिया अपना हर ऑर्गन पर मार कर रहा होता है। तो इसमें विशेष तौर पर वो रिपीट करता है। जब भी आपको बुखार ठीक भी हो जाता है तो हर साल एवरी ईयर वो आपको रिपीट करता जाएगा। जब बचपन में हुआ था तो बड़े होकर भी आपको इसके बैड इफेक्ट सामने दिखेंगे। और इसमें विशेष तौर पर क्या है, ये अटैक करता है हमारी आंतों पर। वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, बाउल होगी, और इसमें ब्रीक होल कर देता है। तो उसमें पेशेंट के पेट में दर्द भी हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसके जी भी कच्चा हो गए इनके सिम्टम के आधार से। और इसको सेप्सिस भी हो सकता है। सेप्सिस बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये भी हो सकता है। इसमें थायराइड के जो पेशेंट टाइफाइड का जो है, वो टाइफाइड जो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना, उसका भी पेनक्रियाज पर सोजिश भी ला सकता है, नमूनिया भी हो सकता है, किडनी में भी प्रॉब्लम दे सकता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी आ सकती है इसमें, ये ना। और इसमें हार्ट के मसल जो हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, ब्लड वेसल जो हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ये सारे रीजन जब ट्रीटमेंट प्रॉपर समय पर नहीं होगा, ये तब प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब ये है कि टाइफाइड बहुत घातक भी हो सकता है अगर रिलैप्स हो जाए तो। घातक हो सकता नहीं, घातक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर टाइफाइड हो जाए तो? देखो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वाटरबोर्न और या एयरबोर्न या वाटरबोर्न डिजीज़ है, और सबसे ज़्यादा ये है कि जब भी हम पानी पीना है तो पानी चाहे वो फिल्टर का हो चाहे आरओ का हो। कई लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर हम तो आरओ का पानी पीते हैं, पर आरओ का भी हो उसको भी बॉयल करना है 100 डिग्री, मिनिमम 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल करके उसको नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पर लाना है, फ्रिज में रखना नहीं। ठंडा पानी पियोगे तो आपको निमोनिया का भी खतरा हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी भी। जब एक प्रॉब्लम पहले चल रही है और दूसरी उसमें दूसरी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए ठंडा नहीं, एम्बिएंट टेम्परेचर पर लेना है। गंदे बाथरूम, सीवेज सिस्टम में जाओ, उसका बचाव रखना है। वहाँ सीटें, जो भी पेशेंट को जाके आया सीवेज में, तो उसको दोबारा अच्छे से सफाई करके उसमें जाना पड़ेगा। मक्खी मच्छर, स्ट्रीट फूड जो है वो नहीं लेना हमने, खुले में शौच नहीं करना, उसको लोगों को रोकना पड़ता है इसमें। ये सभी चीज़ें, खाना है जो गर्म खाना है, ये सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपने बात की कि खाने की, तो खाने में क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए? टाइफाइड के मरीज की डाइट कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइफाइड एक पेट की बीमारी है और इसमें डाइट का सबसे बड़ा रोल है। 75% डाइट का रोल है, 25% मेडिसिन का रोल होता है।
अगर पेशेंट अपनी डाइट सुधार कर लेता है। तो एक पुराने बुजुर्ग होते थे, वो घर में कभी कोई होता था ना, तो कोई ऐसे, तो उसको एक साबूदाना आया करता था, साबूदाने की बोलते थे कि पेशेंट है इसको खीर दे दो, बना कर दे दो। तो साबूदाने की खीर इसमें सबसे अच्छी और लाइट मानी जाती है और ज़रूर खानी चाहिए हमें। मरीज को बीन्स हैं, आलू है, सेमी सॉलिड डाइट देनी चाहिए, सॉलिड डाइट बंद कर देनी चाहिए। खिचड़ी है, जैसे खिचड़ी है ये सेमी सॉलिड है, ये ले लेनी चाहिए। हरियाँ सब्जियां जो हैं वो कच्चे नहीं खानी चाहिए, जैसे सैलड वगैरह खाते हैं, इन दिनों में सैलड को अवॉइड करना चाहिए। और जो खाना है वो पकाकर, हरी सब्जियां पकाकर खानी चाहिए, कच्ची बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और बॉयल्ड राइस आप इसमें ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, इसमें ये चीज़ें चलते हैं। हरियाँ सब्जियां जैसे हैं वो पकाकर, पहले भी आपको बताया, पपीता ले सकते हो, सेब ले सकते हो, मौसमी, संतरा, ऑरेंज, ये चीकू, केला, नारियल का पानी, ये सभी इसमें अच्छे माने जाते हैं। और खांसी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, खांसी, जुकाम, नमूनिया या कफ प्रकृति के जो लोग हैं वो दही उसमें नहीं खाएंगे, उनको रोक देना चाहिए। उसमें चावल उनको नहीं लेने चाहिए, उनको इसमें कड़ी, दही, राजमा, चिट्टे छोले, इनका परहेज करना चाहिए, विशेष तौर पर देखना चाहिए। अंडा खा सकते हो मगर उसमें से येलो पार्ट निकालना चाहिए। जो चीज़ें नहीं खानी वो उसमें, बच्चे हैं जैसे पास्ता मांगते हैं, जब कोई नमकीन चीज़ें बाहर खाने का जी करता है, आजकल जंक फूड खाते हैं, तो उनको पास्ता घर में दे सकते हो, बस उसमें मसाले कम होने चाहिए। उबला हुआ आलू दे सकते हो उनको, वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए उसमें हमने इसमें मीट नहीं खाना चाहिए, हार्ड है, वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। मसालेदार चीज़ें नहीं चाहिए, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, वो नहीं खानी चाहिए। गोभी, लहसुन इसमें स्ट्रिक्टली बंद है, वो नहीं खाना हमने। तो ऐसे एस्टिक एसिड है, सिरका है, घी है, ये इनकी ज़्यादा जिसमें तली हुई चीज़ें, उनका परहेज करना चाहिए। अक्सर पुराने ज़माने में जो दादी नानी हुआ करती थी वो कहा करती थी कि इसके अंदर रोटी भी नहीं खानी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? या रोटी खाओ तो उसके ऊपर का जो पतला सा पापड़ होता है वो खाना चाहिए, नीचे की हार्ड रोटी नहीं खानी चाहिए? मैं पहले ही आपको बता कहता हूँ कि सॉलिड डाइट नहीं, रोटी जो है सॉलिड डाइट में मानी जाती है। तो फिर भी अगर रोटी खानी पड़ती है उसको, तो बहुत आधा फुल्का ले ले, इससे ज़्यादा ना ले। सॉलिड डाइट कम से कम लेनी है हमने। एलोपैथिक में तो इसका इलाज है, वैक्सीनेशन है, क्या होम्योपैथिक में भी इसका कोई वैक्सीनेशन है? हाँ, हम उसको वैक्सीनेशन वर्ड नहीं बोलते, हम उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं। जिस एरिए में टाइफाइड फैल जाता है तो वहाँ इसकी एक मेडिसिन है, टाइफाइडिनम 200 मेडिसिन है, हम वो दिया करते हैं मेडिसिन उस पेशेंट को। भाई इस एरिए में बचाव के लिए हम एडवांस ले सकते हैं, अल्टरनेट एक डोज एक दिन छोड़ के ले ली होती है, एक हफ्ता या 2 हफ्ते वो ले सकता है, तो इसके मैक्सिमम बचाव रहता है। और कोई मेडिसिन है इसकी जो घर बैठे इंसान ले सकता हो? ले सकते हैं, पर हमारे होम्योपैथी में सिम्टम बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, बैप्टीशिया है, आर्निका है, रस्टॉक्स है, ब्राउनिया है, जलसीमिम है, आर्सेनिक है, ऐसे कार्बोवेज है। ये मेडिसिन सभी ली जा सकती हैं, मगर इनके अलग अलग सिम्टम हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन विदाउट सिम्टम नहीं दी जा सकती। इनके सिम्टम आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बैप्टीशिया 6 है, इसमें पेशेंट को नींद बहुत आती है, मगर उसको जब कोई क्वेश्चन पूछो तो उत्तर देता है, उसके बाद सो जाता है, ये इसका मुख्य सिम्टम रहता है। और इसका चेहरा जो है वो शराबियों जैसे हो जाता है, जैसे शराबी पीते हैं ना, तो ऐसे उनका ऐसे हो जाता है, नीला भी हो सकता है। और इसके पसीने में से, पोटी में से, साह लेने में से जो जैसे सड़े हुए इसकी सड़ांत की स्मेल आएगी, तो तब बैप्टीशिया देनी चाहिए उसको। और इसके लिए अगली मेडिसिन है आर्निका। जैसे बैप्टीशिया में एक पेशेंट को जब सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देता है, सो जाता है, और इसमें क्या है, वो उसका सवाल का जवाब देता है, उसके बाद सोता है। ये आर्निका का सिम्टम है। ऐसे महसूस होता है उस पेशेंट को कि जैसे किसी ने उसको किसी चीज़ से मारा हो उसको, वो ऐसे शरीर उसका टूट रहा होता है, तो उसके लिए आर्निका मेडिसिन है। रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स का पेशेंट जब भी थोड़ा सा घूमे फिरेगा तो अच्छा महसूस करेगा, तो उसके बाद जब पड़ा रहेगा तो उसको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका जीभ का जो अग्रभाग है, तिकोन जिसको बोलते हैं, ये रेड हो जाती है, ये रस्टॉक्स का सिम्टम है। ब्राउनिया से मेडिसिन है, वो पेशेंट अत्यंत प्यास महसूस करता है, हर समय उसका मुंह सूखा रहता है, वो जब भी उसको कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा हो सकती है, तो ये उसका सिम्टम है। तो ये सभी मेडिसिन ऑलमोस्ट इसमें ली जा सकती है। जलसीमिम मेडिसिन है, जो पेशेंट को कंबनी छिड़ जाती है, तो कंबनी छिड़ने से जलसीमिम मेडिसिन दी जा सकती है। एक मेडिसिन है जो बहुत जादू में ही काम करती है, वो है कार्बोवेज 30 मिली दिए देते हैं। जब पेशेंट की पल्स गिर जाती है, उसमें जान नहीं रहती,
अगर देखो उसका बीपी भी गिर जाता है तो शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है। तो अगर उसको आधे आधे घंटे के बाद कार्बोवेट 30 की एक एक डोज देते जाओ, चाहे ड्रॉप्स में दो, 4-4 ड्रॉप्स देते रहो, अगर आप देखोगे तो 2-3 घंटे का वो पेशेंट जो डेथ बेड पर पड़ा होता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। ये जादुई मेडिसिन है। तो इसलिए मेडिसिन जो भी लेनी है वो डॉक्टर से कंफर्म करके उसको सिम्टम दे के उसके पूछ कर लेनी है। हम भी आप सभी को यही सलाह देंगे कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। क्या इस मेडिसिन को, जो भी आपने मेडिसिन अभी तक बताई हैं, उनको लेने में कोई और सावधानी रखनी चाहिए? यानी कि जैसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी लेते हैं तो स्मेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब नई रिसर्च हो गई है, नई रिसर्च में कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई हैं। जैसे लहसुन है, स्मेल वाली चीज़ है, कोई स्मोकिंग करता है तो उस पर डायरेक्टली लौंग है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है कच्चा का, जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। कमरे में अगरबत्ती नहीं जलानी वहाँ पर जहाँ मेडिसिन, तो ये थोड़ी कुछ चीज़ों को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मतलब स्मेल का ना होना बहुत ज़रूरी है मेडिसिन लेते वक्त। बिल्कुल। डॉक्टर सत्येंद्र मोहन जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।